उलझी हुई टोइंग रस्सियों के खिंचाव से मछली पकड़ने वाली ट्रॉलर एंटेरेस दाहिनी ओर झुककर पलट जाती है। पनडुब्बी पलटी हुई ट्रॉलर को सतह पर घसीटती है जब तक कि वह एंटेरेस को पानी के नीचे नहीं खींच लेती और टोइंग रस्सियां टूट नहीं जाती। पश्चिमी स्कॉटलैंड की क्लाइड खाड़ी कभी समृद्ध समुद्री जीवन के लिए प्रसिद्ध मछली पकड़ने का क्षेत्र थी। आखिरकार औद्योगिक ट्रॉलिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया क्योंकि मुख्य मछली भंडार समाप्त हो गए थे। लेकिन उससे पहले 80 से 100 ट्रॉलर इन पानी में काम करते थे, आमतौर पर छोटे जहाज जिनकी लंबाई 10 से 21 मीटर के बीच होती थी। ये नावें समुद्र तल के पास रहने वाली मछलियों जैसे कॉड, हैडॉक, व्हाइटिंग, पोलक को निशाना बनाती थीं। मछली पकड़ने वाला जहाज एंटेरेस, जो 1965 में बना था और जिसका ठिकाना कैराडेल था, उन ट्रॉलरों में से एक था। यह एक लकड़ी का स्टर्न टाइप ट्रॉलर था जिसमें 4 लोगों का दल था, जिसकी लंबाई 17 मीटर से थोड़ी ज्यादा और चौड़ाई लगभग 3 मीटर थी और ये 8 नॉट्स की रफ्तार से चल सकता था। नवंबर 1990 में एंटेरेस को मध्य जल ट्रॉलिंग के लिए तैयार किया गया था। फर्थ ऑफ क्लाइड में मछली पकड़ना फायदेमंद था, लेकिन वहां गहरा पानी, तेज धाराएं और कठिन ज्वार भाटे इसे खतरनाक बनाते थे और वहां बहुत सावधानी से जहाज चलाना पड़ता था। यह क्षेत्र ब्रिटिश नौसेना के लिए महत्वपूर्ण था। गारे लॉक पर फास्ट लेन में स्थित हिज मैजेस्टी का नौसैनिक अड्डा क्लाइड एक प्रमुख रॉयल नेवी बेस था और ब्रिटेन के परमाणु पनडुब्बी बेड़े का केंद्र था, जिसमें कुछ पनडुब्बियां ट्राइडेंट मिसाइलों से लैस थीं। इस बेस में परमाणु और डीजल दोनों तरह की पनडुब्बियों के कई स्क्वाड्रन तैनात थे। इनमें से एक थी ट्रैफलगर श्रेणी की आक्रमण पनडुब्बी HMS ट्रेंचेंट, जिसमें 120 क्रू मेंबर थे। ट्रेंचेंट एक परमाणु संचालित पनडुब्बी थी जिसकी लंबाई 82 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर, कंट्रोल फिन सहित और कनिंग टावर के ऊपर से कील तक गहराई 15 मीटर थी। 12 नवंबर 1990 को HMS ट्रेंचेंट फास्टलेन के क्लाइड पनडुब्बी अड्डे से 6 अधिकारी छात्रों के प्रशिक्षण पोत के रूप में रवाना होती है। ये छात्र पैरिशर कोर्स कर रहे हैं, जो नौसेना का सबसे कठिन प्रोग्राम है और जांचता है कि अधिकारी पनडुब्बी की कमान संभाल सकते हैं या नहीं। हर अभ्यास से पहले ट्रेंचेंट के कप्तान नियंत्रण को कोर्स कमांडर, जिसे टीचर कहा जाता है, को सौंपते हैं, जो फिर कमान उस छात्र को देते हैं जिसकी परीक्षा ली जा रही होती है। हर अभ्यास के दौरान छात्र सभी कमांड ड्यूटी निभाता है, जबकि टीचर निगरानी करते हैं। 17 नवंबर को स्कॉटलैंड और फैरो द्वीपों के बीच पहली ट्रेनिंग फेज पूरी करने के बाद ट्रेंचेंट इंश्योर फेज के लिए फर्थ ऑफ क्लाइड में प्रवेश करता है, जिसमें 4 उम्मीदवार बचे हैं। रविवार शाम 18 नवंबर को ट्रॉलर एंटेरेस कैराडेल से निकलता है ताकि ब्यूट साउंड की गहरी खाई में, जो आइल ऑफ एरन के उत्तर पूर्व में है, मछली पकड़ सके। क्रू सोमवार से गुरुवार तक मछली पकड़ता है और सप्ताहांत घर लौटता है, स्कॉटिश ऑफिस के उस नियम के तहत जिसमें रविवार शाम 6 से रात 12 बजे तक लोअर क्लाइड में मछली पकड़ने पर रोक है। ब्यूट साउंड एक व्यस्त मछली पकड़ने वाला इलाका था। एंटेरेस अपना होल्ड भरकर मछली पकड़ने के इलाके के उत्तर पूर्व में लॉक्स की ओर बढ़ता है ताकि अपनी पकड़ी हुई मछली उतार सके। 21 नवंबर को 17:30 बजे एंटेरेस लार्क्स छोड़ता है और ब्यूट साउंड की ओर वापस जाता है। शाम 6 बजे हंटरस्टन चैनल में, जो लार्क्स के दक्षिण में है, ट्रेंचेंट एक अभ्यास चला रहा है जहां एक पैरिशर छात्र ड्यूटी कप्तान की भूमिका निभा रहा है। छात्र का कार्य सतही पोत HMS कैरिब्डस के खिलाफ बारूदी सुरंग बिछाने का एक अभ्यासात्मक अभियान करना है। उसी समय एंटेरेस ब्यूट साउंड की गहरी खाई पर पहुंचता है, जहां 2 अन्य ट्रॉलर हीरोइन और हेरकुलिस 3 पहले से ही मछली पकड़ रहे हैं। एंटेरेस खाई के दक्षिणी छोर में प्रवेश कर हीरोइन के दक्षिण पूर्व में जाल डालता है और उत्तर पश्चिम दिशा में खींचता है। एंटेरेस एक बड़ा मिडवाटर ट्रॉल जाल इस्तेमाल करता है, जिसे 2 लंबी स्टील की केबल्स, जिन्हें वॉर्प्स कहा जाता है, से खींचा जाता है ताकि कॉड और व्हाइटिंग जैसी झुंड में तैरने वाली मछलियां पकड़ी जा सकें। हर वॉर्प लगभग 500 मीटर लंबी स्टील केबल होती है, जो डेक की विंच से स्टर्न के दोनों तरफ लगे पुली या गैलोस से गुजरती है। इन पर हर 45 मीटर पर निशान होते हैं ताकि कप्तान गहराई के अनुसार केबल की लंबाई जान सकें। हर वॉर्प एक भारी आयताकार ट्रॉल डोर या ऑटर बोट से जुड़ी होती है,
जो जाल को क्षैतिज रूप से खुला रखती है। जाल का ऊपरी सिरा चौड़ा होता है, जिससे मछलियां पूंछ वाले हिस्से में चली जाती हैं। 3 से 5 नॉट की रफ्तार से खींचने पर घर्षण कई टन का खिंचाव बनाता है, जो वॉर्प्स और ट्रॉल डोर्स में बंटता है। स्किपर हाइड्रोलिक विंच से दोनों वॉर्प्स को बराबर खींच या छोड़कर गहराई और फैलाव नियंत्रित करता है। एंटेरिस में एक केंद्रीय स्टर्न ब्रैकेट है, जो विंच की बजाय पूरा टोइंग लोड लेता है, जिससे गियर पर दबाव कम हो जाता है। यह सिस्टम पानी के नीचे एक बड़े पैराशूट की तरह काम करता है, जो मध्य जल में चलते हुए स्टील केबल्स और ट्रॉल डोर्स से खुला रहता है। टोइंग के दौरान एंटेरिस का स्किपर वीएचएफ रेडियो पर हीरोइन के स्किपर से कहता है कि वो उत्तर की ओर टो करेगा, फिर दूर वाले छोर पर मुड़ेगा और नीचे जाकर सोएगा, जबकि बाकी क्रू में से कोई एक काम संभाल लेगा। ब्यूट साउंड में पेलाजिक क्रॉलर आमतौर पर खाई के ऊपर नीचे टो करते हैं और केवल रूट के उत्तर दक्षिण छोर पर मुड़ते हैं। मोड़ने पर स्किपर तेज गति से आगे बढ़ता है, जिससे जाल समुद्र तल से ऊपर उठ जाता है। फिर वो जहाज को 90 डिग्री घुमाता है और तब तक चलता है जब तक वॉर्प्स की ढील खिंचकर खत्म नहीं हो जाती और ट्रॉल गियर में फिर तनाव आ जाता है। मोड़ का पहला हिस्सा लगभग 4 मिनट लगता है। फिर वह 45 डिग्री मोड़ लेता है, दिशा बनाए रखता है जब तक गियर टाइट नहीं होता। फिर आखिरी 45 डिग्री मोड़ लेता है ताकि 180 डिग्री यू टर्न पूरा हो सके। शुरुआत से अंत तक पूरा मोड़ लगभग 15 मिनट लगता है। जब वह दाहिनी ओर स्टारबोर्ड की तरफ मुड़ता है तो दोनों वॉर्प्स स्टारबोर्ड क्वार्टर पर पूरी तरह से तने हुए रहते हैं। बाहरी वॉर्प, जो इस मामले में बाईं ओर पोर्ट वॉर्प है, उस पर ज्यादा भार पड़ता है और उसका ट्रॉल डोर पानी में ऊपर उठ जाता है। इसलिए पोर्ट वॉर्प स्टारबोर्ड वाले से ऊपर रहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई विमान दाईं ओर झुकता है। मोड़ पर जाल सकरा होने से दोनों वॉर्प्स करीब आ जाते हैं, इसलिए क्रू ध्यान देता है कि वे एक दूसरे के ऊपर न जाएं। मोड़ के वक्त ट्रॉलर असुरक्षित रहता है, इसलिए हेल्म्समैन ब्रिज पर रहता है ताकि मोड़ बढ़ने के साथ दिशा में जरूरी बदलाव कर सके। करीब 22:30 बजे क्रू सदस्य अपनी पत्नी को बताता है कि वे आइल ऑफ एरन के पीछे हैं और वह कप्तान को 2:30 बजे सुबह जगाएगा। तीनों ट्रॉलर पूरी रात मछली पकड़ते हैं और आगे रेडियो संपर्क नहीं रहता। हंटरस्टन चैनल में पनडुब्बी ट्रेंचेंट माइन बिछाने का अभ्यास पूरा कर दक्षिण बढ़ती है ताकि फ्रिगेट कैरिब्डिस पनडुब्बी को खोज सके और ट्रेंचेंट बचावात्मक युद्धाभ्यास का अभ्यास कर सके। इस चरण में पहचान से बचने और कैरिब्डिस पर हमला करने का मौका तलाशने के लिए बार बार दिशा और गति बदलनी पड़ती है। 22 नवंबर को रात 1 बजे पनडुब्बी के कमांड सेंटर में पहरे की अदला बदली होती है, लेकिन वही छात्र ड्यूटी कप्तान के रूप में बना रहता है। रात 1:31 बजे ट्रेंचेंट पेरिस्कोप गहराई तक ऊपर आता है ताकि कैरिब्डिस को काल्पनिक हमले के लिए खोज सके। छात्र ड्यूटी कप्तान पेरिस्कोप से देखता है और सतह पर केवल फ्रिगेट को ही देखता है। फिर पनडुब्बी दोबारा डूब जाती है। सोनार पनडुब्बियों के लिए अन्य जहाजों का पता लगाने का मुख्य तरीका है। यह 2 तरीकों में काम करता है, सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय मोड में पनडुब्बी ध्वनि तरंगे भेजती है, जो वस्तुओं से टकराकर गूंज के रूप में वापस आती हैं, जिससे उनकी स्थिति पता चलती है। निष्क्रिय मोड में, जो हमेशा चालू रहता है, पनडुब्बी अन्य जहाजों से आने वाली आवाजों को सुनती है। ध्वनि की दिशा और आवृत्ति से प्रशिक्षित सोनार ऑपरेटर जहाज के प्रकार और पनडुब्बी से उसकी दूरी का अनुमान लगा सकते हैं। अधिकांश सतही जहाजों की आवाज प्रोपेलर से आती है। बड़े जहाजों के प्रोपेलर धीमे और छोटे जहाजों के तेज होते हैं। यहां तक कि स्थिर जहाज में भी अगर मशीनरी चल रही हो तो पानी के नीचे शोर सुना जा सकता है, लेकिन शांत जहाज या वस्तु पैसिव सोनार से नहीं पकड़ी जाती। ट्रेंचेंट में कई सोनार एरे लगे हैं जिनका उपयोग शोर का पता लगाने, जहाजों और पनडुब्बियों के प्रसारण इंटरसेप्ट करने और दूसरे युद्धपोतों के सक्रिय सोनार संकेत प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सुबह 1:58 बजे ट्रेंचेंट का सोनार लगभग 350 मीटर दूर एक नजदीकी संपर्क पकड़ता है, जब पनडुब्बी बाईं ओर यानी पोर्ट की तरफ 180 डिग्री का मोड़ पूरा कर रही होती है। 2 बजे से पहले प्रशिक्षक अभ्यास तब खत्म करता है जब ट्रेंचेंट कंपास 150 डिग्री कोर्स पर 6 नॉट की गति व 60 मीटर गहराई पर स्थिर होता है। अभ्यास खत्म होने पर कैरिब्डिस उत्तर पश्चिम की ओर एरन के कॉर्क की तरफ मुड़ता है
ताकि वह उत्तर में अभ्यास कर रही एचएमएस ऑटर पनडुब्बी से मिल सके। प्रशिक्षक ड्यूटी कप्तान से कहते हैं कि वह क्षेत्र में ही रहें और अगली छात्र को कमान सौंपने की तैयारी करें ताकि वे उसी स्थान से अपना अभ्यास शुरू कर सकें। फिर प्रशिक्षक कंट्रोल रूम से निकलकर कप्तान को डीब्रीफ करने वार्ड रूम जाते हैं। 2:04 पर ड्यूटी कप्तान स्टारबोर्ड यानी दाईं ओर मुड़ते हैं और 2:09 पर ट्रेंचन 315 डिग्री कंपास कोर्स पर 6 नॉट्स रफ्तार और 60 मीटर गहराई पर चल रही है। 1 मिनट बाद सोनार पर 4 संपर्क दिखाई देते हैं। ट्रेंचेंट के पैसिव सोनार को 4 संपर्क मिलते हैं। संपर्क M01 को नौसैनिक पोत कैरिब्डिस के रूप में पहचाना जाता है जो दूर जा रहा है। संपर्क 03 और 05 को मछली पकड़ने वाले जहाजों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि संपर्क 45 को एक तटीय मालवाहक जहाज के रूप में दर्ज किया गया है, लेकिन वह भी मछली पकड़ने वाला जहाज हो सकता है। सतह पर कैरिब्डिस के लुकआउट्स देखते हैं कि हीरोइन उत्तर पश्चिम की ओर जाल खींच रही है और एंटेरेस दक्षिण पूर्व की ओर जाल खींच रही है और वे लगभग 370 मीटर की दूरी पर बाईं ओर से एक दूसरे को पार कर रहे हैं। सोनार नियंत्रक रिपोर्ट करता है, संपर्क 05 बाईं आगे की दिशा में है, बेरिंग 304 डिग्री। इसका मतलब है कि मछली पकड़ने वाला जहाज पनडुब्बी के बाईं ओर सामने दिखता है। जो सोनार ऑपरेटर नहीं जानता वो ये है कि आवाज का स्रोत एक नहीं है बल्कि 2 जहाज है, एंटेरेस और हीरोइन। उनकी दिशा पैसिव सोनार पर ओवरलैप हो जाती है क्योंकि पैसिव सोनार दूरी नहीं बताता। दोनों ट्रॉलर लगभग एक ही दिशा में एक ही लक्ष्य की तरह दिखाई देते हैं। 2:13 AM पर सोनार कंट्रोलर संपर्क 05 को एक शोरगुल वाले लक्ष्य के रूप में रिपोर्ट करता है जिसकी दिशा स्थिर है। स्थिर दिशा का मतलब है कि पनडुब्बी से दिशा नहीं बदल रही है। जहाज पनडुब्बी के साथ समानांतर रास्ते पर जा सकता है। इसकी दूरी बढ़ भी सकती है या घट भी सकती है। स्थिर दिशा होने से पनडुब्बी का चालक दल दूरी की गणना नहीं कर सकता। वे नहीं बता सकते कि जहाज कितनी दूर है। दूरी जानने के लिए उनके पास स्थायी आदेश हैं जिनमें रेंजिंग मैन्यूवर जरूरी है। उन्हें दिशा या गति बदलनी होती है ताकि दिशा बदल सके, लेकिन वे अपनी दिशा या गति नहीं बदलते। सुबह 2:16 पर 5306 डिग्री दिशा में संपर्क रिपोर्ट हुआ है जो दाईं ओर शिफ्ट हो रहा है और नॉइज मीटर पर 35 डेसिबल दिखा रहा है। उसी समय एंटेरेस अपने ट्रॉलिंग मार्ग के दक्षिणी छोर की ओर सामान्य मोड़ ले रहा है और अपने जाल को उठाने के लिए गति बढ़ा रहा है। सुबह 2:17 पर कॉन्टैक्ट 05 की दिशा 306 डिग्री से बढ़कर 322 डिग्री हो जाती है। आवाज तेज होती है। सोनार ऑपरेटर बताता है कि यह दाईं ओर तेजी से जा रही है। ड्यूटी कप्तान उसकी जगह लेने वाले अगले छात्र को जगह सौंपता है। फिर स्टारबोर्ड पर संपर्क की सोनार रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया कर पोर्ट रडर को 15 डिग्री यानी बाईं ओर मोड़ने का आदेश देता है। फिर वो उस मोड़ को बढ़ाकर 30 डिग्री कर देता है। सुबह 2:18 पर ट्रेंचेंट कंपास 300 डिग्री और कॉन्टैक्ट 05 कंपास 355 डिग्री दिशा में सतह पर करीब 180 मीटर न्यूनतम दूरी पर एक दूसरे को पार करते हैं। हीरोइन के वॉचकीपर देखता है कि एंटेरेस स्टारबोर्ड की ओर मुड़ रही है ताकि उत्तर पश्चिम की ओर एक और टो शुरू हो सके। फिर वह हरकुलिस 3 की ओर ध्यान देता है जो दक्षिण पूर्व की ओर टो कर रही है। ट्रेंचेंट पर ड्यूटी कप्तान आगे 260 डिग्री की दिशा का आदेश देता है। 45 सेकंड बाद ट्रेंचेंट के कंट्रोल रूम में अधिकारी और क्रू धातु के टकराने और रगड़ने की आवाज सुनते हैं क्योंकि पनडुब्बी एंटेरेस ट्रॉल, वॉर्प्स और स्क्रेडर गियर से टकराती है। दाईं ओर की ढीली स्टारबोर्ड वॉर्प सबसे पहले छूती है। उसके बाद बाईं ओर की तनी हुई पोर्ट वॉर्प आती है जो ट्रेंचेंट के दाईं ओर फंस जाती है और पेरिस्टोम के बेस प्लेट के नीचे जाम हो जाती है, जो फिन के आगे एक छोटा सोनार हाउसिंग है। कुछ सेकंड में वॉर्प्स एंटेरेस को दाईं ओर खींचती हैं, जिससे वह उल्टा हो जाता है। स्टारबोर्ड तरफ की खुली व्हील हाउस खिड़की से समुद्री पानी तेजी से भरने लगता है। ट्रेंचेंट पलटे ट्रॉलर को सतह पर घसीटता है जब तक उसे पानी के नीचे खींच नहीं लिया जाता और वॉर्प्स टूट नहीं जाती। एंटेरेस उल्टा होकर सतह पर लौटता है जिसमें उसकी अगला सिरा दिखता है। सोनार नियंत्रक तुरंत रिपोर्ट करता है कि शायद एक ट्रॉललेट फंस गया है।
ड्यूटी कप्तान इंजन बंद करने का आदेश देता है। टक्कर के समय नेविगेटिंग ऑफिसर ट्रेंचेंट की स्थिति को 55 डिग्री 39 मिनट और 5 सेकंड उत्तर, 5 डिग्री 3 मिनट और 3 सेकंड पश्चिम के रूप में दर्ज करता है। अनुमानित दिशा 285 से 289 डिग्री के बीच होती है। ऑफिसर ऑफ द वॉच क्रू को पेरिस्कोप गहराई पर लौटने के लिए तैयार रहने का आदेश देता है, जिससे एक मानक प्रक्रिया शुरू होता है। सभी अपनी जगह तैनात होकर निर्देशों का इंतजार करते हैं। टक्कर के 45 सेकंड बाद टीचर और ट्रेंचेंट के कप्तान शोर सुनकर कंट्रोल रूम में आते हैं और नेविगेटिंग ऑफिसर उन्हें स्थिति की जानकारी देता है। स्थिति का आकलन कर 2:22 पर टीचर ड्यूटी कप्तान से कमान लेते हैं और 5 नॉट की रफ्तार से आगे बढ़ने का आदेश देते हैं। रडर को बाईं ओर 30 डिग्री मोड़ते हैं, जिससे ट्रेंचेंट 090 डिग्री के रास्ते पर आता है। इस दौरान पनडुब्बी सतह से 37 मीटर की गहराई तक ऊपर उठती है। टीचर सतह पर आने में तब तक देरी करते हैं जब तक उन्हें पूरा यकीन नहीं हो जाता कि उनके ऊपर कोई सतही जहाज नहीं है। क्रू सतही संपर्कों की जांच करता है और कॉन्टैक्ट 05 को फिर खोजने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे सोनार पर नहीं देख पाते। ट्रेंचेंट के 090 डिग्री कोर्स पर स्थिर होने से पहले अंडर वाटर टेलीफोन ऑपरेटर एक आवाज पकड़ता है, जिसे समुद्र में हलचल के रूप में वर्णित किया गया है। इसके बाद प्रोपेलर के घूमने की हल्की सी आवाज आती है, जो केवल 5 या 6 सेकंड तक रहती है। ये एंटेरेस के डूबने की आवाज है। 2:39 पर किसी भी संभावित सतही संपर्क से बचने के बाद ट्रेंचेंट पेरिस्कोप गहराई तक ऊपर आता है। प्रशिक्षक अधिकारी क्षेत्र का निरीक्षण करता है और हीरोइन व हरक्यूलिस 3 नावें पास पास देखता है, पर पनडुब्बी को कोई अन्य संपर्क नहीं मिलता। वे रेडियो मस्तूल उठाकर कैरिब्डिस से पूछते हैं कि किसी मछली पकड़ने वाली नाव ने समस्या रिपोर्ट की है या नहीं। कैरिब्डिस कहता है कि उसे कुछ असामान्य नहीं सुनाई दिया। फिर प्रशिक्षक अधिकारी नियंत्रण ट्रेंचेंट के कप्तान को वापस देता है ताकि वे पनडुब्बी को पूरी तरह सतह पर ला सकें। सतह पर हीरोइन की वॉचकीपर और हरक्यूलिस 3 के कप्तान VHF पर बात करते हैं। वे एंटेरेस की लाइट और जहाज को रडार पर नहीं देख पाते। वे सोचते हैं कि वो दक्षिण की ओर चला गया और मछली पकड़ते रहते हैं। मौसम शांत है, हल्की हवाएं चल रही हैं, आसमान साफ है और दृश्यता करीब 7 समुद्री मील है। समुद्र का तापमान लगभग 11 डिग्री सेल्सियस है और हवा का तापमान करीब 6 डिग्री सेल्सियस है। इस क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण ज्वारीय धारा नहीं है। 2:52 पर ट्रेंचेंट कप्तान के आदेश पर सतह पर आता है। चालक दल पोत की जांच में पेरिस डोम के चारों ओर तार और लंबी जंजीर लिपटी पाता है। तार स्टारबोर्ड साइड से जाता है, जहां जंजीर डोम के ग्लास रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक में फंसी है। ये डोम के सामने से गुजरता है, पोर्ट साइड पर पानी में डूबता है और तनाव के साथ पीछे खिंचता है। ट्रेंचेंट चालक दल बोल्ट कटर इस्तेमाल करते हैं। अधिकतर तार और जाल काटकर आजाद कर दिए जाते हैं और समुद्र तल पर गिर जाते हैं। बाकी तार और जंजीर सबूत के रूप में रखे जाते हैं। प्रशिक्षक फिर से कैरिब्डिस से संपर्क करता है ताकि पूछ सके कि क्या कुछ असामान्य देखा या सुना गया था। जवाब नकारात्मक है। इसके बाद वो VHF, चैनल 16 और अन्य चैनलों पर प्रसारण कर उन 2 मछली पकड़ने वाली नावों को बुलाता है जो उसने कुम्ब्रेस के दक्षिण में देखी थीं। हीरोइन के वॉचकीपर ने कॉल सुनी लेकिन नजरअंदाज कर दी, मानते हुए कि कॉल दूसरी नावों के लिए है, क्योंकि हीरोइन पहले ही कुम्ब्रेस के उत्तर में है। सुबह करीब 3:15 बजे जब रेडियो पर कुछ नहीं आता, प्रशिक्षक इस घटना की सूचना फास्ट लेन ऑपरेशंस रूम को देता है। वो बताता है कि ट्रेंचेंट ट्रॉल जाल से टकराया था, लेकिन उसे मछली पकड़ने वाली नाव की सुरक्षा पर भरोसा है। सुबह 4:10 बजे फास्ट लेन ऑपरेशंस रूम ये रिपोर्टें क्लाइड समुद्री बचाव समन्वय केंद्र भेजता है। क्लाइड रेस्क्यू सेंटर अधिक जानकारी जुटाने की कोशिश करता है और कुम्ब्रेस के दक्षिण में सभी मछली पकड़ने वाली नावों को VHF चैनल 16 पर बुलाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। 4:15 बजे सुबह फास्ट लेन ऑपरेशंस अधिकारी क्लाइड मछुआरा संघ के सचिव को घटना की सूचना देने के लिए फोन करते हैं। कैप्टन स्थिति का आकलन करते हैं, तब तक ट्रेंचेंट सतह पर रहता है। पास के 2 ट्रॉलरों में से एक पास से गुजरता है, पर दोनों जहाजों में कोई संपर्क नहीं होता। सुबह 5 बजे ठीक
सतह की स्थिति शांत होने, कोई आपातकालीन संकेत न होने और केवल मामूली नुकसान होने पर कैप्टन प्रशिक्षण अभ्यास जारी रखने का फैसला करते हैं। वे फास्ट लेन को सूचित करते हैं। फिर ट्रेंचेंट गोता लगाकर संचालन दोबारा शुरू करता है। उस सुबह बाद में क्लाइड मछुआरा संघ के सचिव स्थानीय बंदरगाहों में जहाज की खबर पता करने जाते हैं, लेकिन किसी को घटना की जानकारी नहीं होती। सुबह 8:47 पर वो क्लाइड रेस्क्यू सेंटर को फिर से कॉल करते हैं। उनसे आग्रह करते हैं कि वे पता करें कौन सा जहाज शामिल था और यह पुष्टि करें कि वे सुरक्षित हैं। क्लाइड रेस्क्यू सेंटर इलाके में ट्रॉलरों से संपर्क करना शुरू करता है। सुबह 9:43 पर हीरोइन के कप्तान से बात करने के बाद उन्हें एहसास होता है कि एंटेरेस लापता हो सकता है। वे एंटेरेस से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वे बंदरगाह में खोजबीन करते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। रेस्क्यू सेंटर प्रेस्टविक स्थित रॉयल नेवल एयर स्टेशन से गर्रॉक हेड के दक्षिण में खोज के लिए हेलीकॉप्टर भेजने का अनुरोध करता है। सुबह 10:57 पर एक हेलीकॉप्टर को मछली के डिब्बे और तेल का रिसाव दिखता है, जिससे एक अन्य हेलीकॉप्टर लामलोश और ट्रून की लाइफ बोट्स तथा स्थानीय मछली पकड़ने वाले पोतों के साथ बड़े पैमाने पर खोज शुरू होती है। स्थानीय बचावकर्मी तटरेखा पर गाड़ी चलाकर चट्टानों पर बहकर आई किसी भी चीज या व्यक्ति को खोजते हैं। हीरोइन और हरक्यूलिस 3 मछली पकड़ना बंद करते हैं, अपने जाल खींचते हैं और खोज में शामिल होते हैं। करीब 12 बजे ट्रेंचेंट प्रशिक्षण पूरा कर फास्ट लेन लौटता है। बंदरगाह पर लगने से ठीक पहले चालक दल को पता चलता है कि एक मछली पकड़ने वाली नाव गायब है। चैरिब्डिस एचएमएस ओटर के साथ अभ्यास के बाद दक्षिण जा रही थी, लेकिन खोज में मदद के लिए वापस बुला ली जाती है। दोपहर 1:20 बजे चैरिब्डिस क्षेत्र में पहुंचकर मौके पर समन्वयक की भूमिका संभालती है। मछली पकड़ने वाली नाव ब्रिटानिया एक और तेल धब्बा रिपोर्ट करती है। हीरोइन और हरक्यूलिस 3 उस स्थान पर एंटेरेस के लिए सोनार खोज में जाते हैं। करीब दोपहर 2 बजे वे समुद्र तल पर एक नया मलबा पाते हैं, जो स्थिति है 55 डिग्री 39 मिनट 5 सेकंड उत्तर, 5 डिग्री 3 मिनट और 5 सेकंड पश्चिम। 30 मिनट बाद चैरिब्डिस निर्देशांक पाकर उस जगह को सतही बुआई से चिन्हित करता है। सतह और तट पर जीवितों की तलाश के लिए 40 खोज बचाव पोत और 33 मछली पकड़ने वाली नावें लगी हैं। 23 नवंबर को रॉयल मैरीटाइम ऑक्सिलियरी पोत टोरेडोर मलबे की पुष्टि एंटेरेस के रूप में करता है। यह पानी की सतह से लगभग 150 मीटर नीचे उत्तर पूर्व की ओर मुंह किए हुए अपने दाहिने पार्श्व पर टिका हुआ है। एंटेरेस की क्षति रॉयल नेवी की पनडुब्बी से जुड़ी सबसे अच्छी तरह से प्रलेखित घटनाओं में से एक है। आधिकारिक जांच ने सुरक्षा दिशा निर्देश बनाए, जो अब ब्रिटिश जल क्षेत्र में सभी रॉयल नेवी और विदेशी पनडुब्बियों पर लागू हैं। रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया कि टक्कर का एकमात्र कारण ट्रेंचेस पर पहरेदारी की व्यवस्था और मानकों में आंशिक विफलता थी। 1980 से 1990 के बीच मरीन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच और रॉयल नेवी ने पनडुब्बियों और ट्रॉल जालों के 15 से अधिक उलझाव दर्ज किए, जिनमें ज्यादातर मामलों में उपकरणों को नुकसान हुआ, न कि जान या जहाज की हानि। 2 चालक दल के सदस्य मलबे के अंदर पाए गए, तीसरा उसके ठीक बाहर मिला और चौथा लगभग 5 महीने बाद एक मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर के जाल में मिला। एक और आपदा देखने के लिए अभी स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें।